नमस्कार मित्रों, मैं ओपी सिंह। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है आप लोगों से बात किए हुए। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए और इसके माध्यम से आप लोगों से बात भी की जाए। मैंने जो आज का विषय चुना है वो बात करने के लिए, वो विषय है राग दरबारी उपन्यास, जिसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। इस उपन्यास को ज़्यादातर आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैंने भी इसे तीसरी बार पढ़ना स्टार्ट किया है और हर बार कुछ ना कुछ मुझे नया मिला है। मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा करूंगा और ज़रूर आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इसका लाभ मिलेगा। और आपसे जब चर्चा होगी कालांतर में, तो आप लोग भी कुछ नई बात इसमें जोड़ेंगे तो सबका इसमें भला होगा। तो मैं बात करता हूँ इस उपन्यास की। यह उपन्यास जो रचित है, इसके केंद्र में हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है या लोकतंत्र हम कह सकते हैं, जो कि अंग्रेजी सत्ता के जाने के बाद हमारे हिंदुस्तानी राजनेताओं के हाथ में जब ये सत्ता आई, उसके पश्चात किस तरीके की दशा निर्मित हुई है। और यह जो व्यवस्था है उसको संचालित करने के लिए लोग जब आए मंच पर और उन्होंने जो इस देश को लेकर चलने की कोशिश की, वह किस तरीके से लेकर चले। हमारे संवैधानिक जो स्थितियां हैं, संविधान ने जो हमें शक्ति दी, उन शक्तियों का किस तरीके से उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ, या उन शक्तियों का क्या उपयोग होना चाहिए था, क्या हुआ, उन तमाम विषयों को, उन तमाम विषय मतलब महत्वपूर्ण विषयों को केंद्र में रखते हुए व्यंग्यात्मक रूप में, व्यंग्य शैली में हमारे इस उपन्यासकार ने इस विषय को चुना और लिखा है। मैं सीधे बात मुद्दे पर आता हूँ और मैं उपन्यास की मूल कथा पर बात करूँगा। मैंने जैसा बताया कि इसकी मूल कथा प्रजातांत्रिक है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तमाम विषयों को अपने क्रोम में समाहित करके ये उपन्यास आगे बढ़ता है। इस उपन्यास में आप देखेंगे कि एक ऐसी कथा जो कि ग्रामीण और नगरीय जीवन के बीच का जो ताना बाना है, और उस ताने बाने के भीतर जो ग्रामीण राजनीति है, वह किस रूप में, किस तरीके से, कस्बाई राजनीति है वो किस रूप में, किस तरीके से संचालित होती है, और कैसे कैसे नेतागण उसमें मौकापरस्त के रूप में आगे बढ़कर उन लाभों को और उन सारी व्यवस्थाओं को अपने हितैषियों या अपने लोगों में बांटने की कोशिश, उनको चुराने की कोशिश में संलग्न रहते हैं, उसको दिखाने की कोशिश है ये उपन्यास। इस उपन्यास का जो मेरुदंड हम कह सकते हैं, इसमें वैद्य जी इस उपन्यास के मेरुदंड हैं। ऐसे तमाम पात्र हैं, इनके अलावा भी लगभग पात्रों की संख्या तो काफ़ी है, लेकिन लगभग मैंने 15-16 पात्रों को चुना है जिसमें जिनको लेकर हम लोग बात कर सकते हैं। इस उपन्यास का मुख्य पात्र मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि रंगनाथ हैं, क्योंकि इस कथा के तमाम प्रसंगों में रंगनाथ उपस्थित रहते हैं, लेकिन वे मुख्य पात्र का जो की विशेषताएं होती हैं, रंगनाथ में वो विशेषताएं कहीं ना कहीं बाधित महसूस होती हैं। कहीं कहीं रंगनाथ मात्र दर्शक के रूप में उपस्थित होते हैं, कहीं 2-4 वाक्य बोलकर वह शांत हो जाते हैं। मतलब पथ प्रदर्शक का जो नायक का तत्व होता है वो उनके भीतर, इस उपन्यास के भीतर नहीं देखने को मिलता है। और रंगनाथ के अलावा जो इस उपन्यास का मेरुदंड, जैसे मैंने बताया, वैद्य जी, वही इस उपन्यास को संचालित करते हैं। उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कथा संचालित होती है। वैद्य जी एक गांव के रसूखदार व्यक्ति हैं, और रसूखदार कैसे हैं, क्या है, ये कथा इसकी बाद में चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं कि वह गांव जिसको शिवपालगंज, जिसका नाम है शिवपालगंज, वहाँ के रसूखदार व्यक्ति। इनके 2 पुत्र हैं। इनका बड़ा पुत्र बद्री पहलवान है और छोटे पुत्र रूपन बाबू हैं। बद्री पहलवान जो कि गुंडों की राजनीति करते हैं, अपने शागिर्द पैदा करते हैं, अपने शागिर्दी में पहलवानों को तैयार करते हैं, और फिर उनके माध्यम से, उनके मातहत वो क्षेत्र में, आसपास के कस्बाई इलाकों में, नगरों में वो लूटपाट, डकैती, चोरी और मर्डर जैसे कार्य को उनके द्वारा संचालित कराते हैं। मतलब वो गुंडों की राजनीति में संलग्न रहते हैं। उनका वैद्य जी के बड़े पुत्र हैं जिनका नाम बद्री पहलवान है। उनके छोटे पुत्र का नाम है रूपन बाबू। रूपन बाबू लगभग 18 से 20 साल के युवा
व्यक्ति हैं, रंगीन मिजाज हैं और रंगीन मिजाज के साथ साथ वह युवा छात्र नेता के रूप में भी वे उनका रूप चरित्र निर्मित हुआ है इस उपन्यास में। आप जब इस उपन्यास को पढ़िएगा तो आप देखेंगे कि वो 10वीं में 3 बार फेल होकर उसी अपने पिताजी जिसमें मैनेजर हैं, आप चर्चा होगी उसकी, वहाँ पर 3 साल से 10वीं में पढ़ रहे हैं और बार बार फेल होने के साथ साथ वहाँ के छात्र राजनीति में भी संलग्न हैं। ये पात्र है। यहाँ वैद्य जी की बात सबसे पहले हम लोग करते हैं कि वैद्य जी का जो विषय है, जो क्षेत्र है, वो क्या है। क्षेत्रों और विषयों की बात हम करें तो वैद्य जी एक रसूखदार, मैंने आपको बताया ही, साथ में वे एक उसी शिवपालगंज में ही एक छंगामल विद्यालय है जिसके वे मैनेजर हैं और उससे संबंधित भी वो राजनीति में सक्रिय रहते हैं। साथ में जो एक कोऑपरेटिव संस्था है जिसमें वे डायरेक्टर के पद पर भी नियुक्त रहे हैं और उसमें गबन हुआ है, वह भी कहीं न कहीं इस तमाम जो कथा बुनी गई है, तो कथा का जो विश्लेषण हुआ है, कथा जो रचित है, उसमें कहीं न कहीं छंगामल विद्यालय और कोऑपरेटिव संस्था है उसके केंद्र में। मैं आपको बता दूं कि कोऑपरेटिव बैंक के भी मैंने आपको बताया, साथ में इसमें अलग अलग और भी पात्र हैं, जैसे कि आप मान के चलिए इसमें रंगनाथ, मैंने बताया कि रंगनाथ वैद्य जी के भांजे हैं। वैद्य जी बता ही दिया मैंने आपको, बद्री पहलवान के बारे में बता ही दिया कि ये वैद्य जी के बड़े पुत्र हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया रूपन बाबू उनके छोटे पुत्र हैं जो रंगीन मिजाज व्यक्ति हैं। इसके अलावा एक सनीचर नाम का एक पात्र है इसमें, जो कि जिसका असल नाम मंगल प्रसाद है। मंगल प्रसाद सनीचर का काम ये होता है कि वह चापलूसी करता रहता है वैद्य जी की, और उनके बैठक के सामने नीम के पेड़ के नीचे वह भांग फूटने का काम, भांग पीसने का काम करता है। और जो भी उनके दरबार में, मतलब जो उनका दरबार है वैद्य जी का, उनकी बैठक है, उनकी बैठक में जो लोग आते हैं उनको वो उसका काम यही होता है कि वो उनको भांग का शरबत पिलाए और उनके सामने वैद्य जी की महिमा का बखान करे, उसका यही काम होता है। तो सनीचर उसका नाम है और इसी चापलूसी की वजह से वो कालांतर में प्रधान भी बनाया जाता है वैद्य जी की मातहत। वैद्य जी अपनी राजनीतिक कुचक्र के माध्यम से उसको प्रधान भी बनवाते हैं। एक पात्र है लंगड़। लंगड़ एक ऐसा पात्र है जिसके माध्यम से रचनाकार ने हमारी जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था, सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारी अमला जो किस तरीके से कार्य करता है, खासकर तहसील या न्याय व्यवस्था किस तरीके से उसमें क्रियाकलाप होता है, एक साधारण व्यक्ति किस तरीके से जद्दोजहद करता है अपने आप को न्याय प्राप्त करने के लिए, अपने को न्याय दिलाने के लिए, या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो उस लंगड़ के माध्यम से उस चित्र को बताने की कोशिश की गई है, उस चित्र का खाका खींचने की कोशिश की गई है। लंगड़ की कथा में थोड़ा सा बता दूं कि लंगड़ एक किसी मुकदमे को उसने दायर किया है मुकदमा, और उसमें एक नकल की ज़रूरत है। वो तहसील में नकल के लिए जाता है और नकल नवीस जो बाबू है उसका, वो 5 रुपये उससे मांगता है। वो 5 रुपये उससे घूस मांगता है, जिससे वो अस्वीकार कर देता है और कहता है कि सनीचर कहता है कि रेट 2 रुपये का है, आप 5 रुपये मांगते हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और फिर वो कहता है कि अब तो मैं धर्म से ही दूंगा। तो वो भी कहता है, जो नकल बाबू है वो कहता है मैं भी अब धर्म से ही दूंगा। तो ये धर्म से लेन देन की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी चलती है। फिर इसमें लंगड़ बार बार वो तहसील जाता रहता है, बार बार एप्लीकेशन लिखता रहता है और बार बार उसके एप्लीकेशन में, उसके प्रार्थना पत्र में बार बार गलतियाँ ढूंढ कर नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाती हैं और बार बार कोशिश करते अंततोगत्वा उसको प्राप्त नहीं होता, जैसा कि मैंने उपन्यास में पढ़ा। अभी तक अंत में भी उसे ऐसा नहीं दिखाया गया कि उसको प्राप्त हुआ है लंगड़। इसके अलावा एक पात्र है रामाधीन भीखम खेड़वी। रामाधीन भीखम खेड़वी जो पात्र है, ये शिवपालगंज के एक ये भी महत्वपूर्ण
नागरिक हैं और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये वैद्य जी के विरोधी भी हैं। उनकी मुखालफत करते हैं, उनका विरोध रखते हैं और अंदर खाने कुचक्र भी रचने की कोशिश करते हैं कि वह किसी न किसी तरीके से वैद्य जी के महत्व को खारिज कर दें, उनके महत्व को कहीं न कहीं उनके कद को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश में संलग्न रहते हैं। तो ये रामाधीन भीखम खेड़वी, जिनके छोटे भाई प्रधान थे काफ़ी समय तक, इन्हीं के मातहत, रामाधीन भीखम खेड़वी के मातहत उन्होंने बनवाया था और प्रधान थे। जब वैद्य जी को महसूस हुआ कि प्रधानी में आमदनी है और प्रधानी अपने हाथ में होनी चाहिए, तो उन्होंने, वैद्य जी ने अपनी राजनीतिक कुचक्र के माध्यम से उनको अपदस्थ करके अपना जो चेला है, जिसको मैंने आपसे पहले ही चर्चा किया था, वो चेला शनिचर को वो प्रधान बनवाते हैं। तो रामाधीन भीखम खेड़वी की बात हो गई। अब मैं छोटे पहलवान की बात करूं। छोटे पहलवान, मैंने आपको पहले ही बताया कि बद्री पहलवान गुंडों की राजनीति करने वाले लोग थे, तो छोटे पहलवान भी उन्हीं के शागिर्द हैं, बद्री पहलवान के शागिर्द हैं। गंवई राजनीति में उछल कूद करने वाले लफंगों के रूप में और पहलवानी करने वाले और शरीर को महत्वपूर्ण, बुद्धि से ज़्यादा शरीर को महत्वपूर्ण मानने वाले छोटे पहलवान ये बद्री पहलवान के शागिर्द मतलब चेले हैं और उन्हीं के साथ, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और गांव की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। और अपने पिता को, एक प्रसंग और आता है कि अपने पिता जिनका नाम है कुशहर प्रसाद, जिसको मतलब अपने पिता को इन्होंने मारा भी था बीच में, और उस मारने की वजह से ये प्रसंग भी न्यायालय तक जाता है और काफ़ी खींचतान होती है। ये भी बड़ा रोचक विषय उठा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद एक पात्र हैं गयादीन एक साहूकार हैं, कपड़े की दुकान है उनकी, और साथ में वो सूदखोरी, पैसे देनदारी पर पैसे जो देते हैं लोग, सूदखोरी खाते हैं, इस तरीके की चीज़ों में वो संलग्न हैं और पैसे वाले हैं। वो भी महत्वपूर्ण शिवपालगंज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में गिने जाते हैं, जैसे कि वैद्य जी मैंने बताया, एक बताया मैंने आपको रामाधीन भीखम खेड़वी, और तीसरे जो व्यक्ति हैं जो कि जिनका नाम है गयादीन छंगामल विद्यालय, जिसकी बात कर रहा था मैं, छंगामल विद्यालय जिसके मैनेजर कौन है, वैद्य जी, उसी के उपाध्यक्ष पद पर भी ये आसीन है गयादीन जी। तो गयादीन एक तो छंगामल विद्यालय के उपाध्यक्ष भी हैं, साथ में कपड़े की दुकान भी है, और तीसरी चीज़ क्या कि सूदखोरी भी ये करते हैं, सूद पर पैसे देते हैं। और इनकी एक बेवा बहन है जो इनके साथ रहती है, और इनकी एक बेटी है, नौजवान बेटी, युवा बेटी, जिनका नाम बेला है, वो भी साथ में रहती है। उस बेला के प्रति वैद्य जी का जो छोटा बेटा है, जिसका नाम रुप्पन बाबू है, रुप्पन बाबू कहीं न कहीं बेला से अनुरक्त दिखाए गए हैं इस उपन्यास में, और बेला के प्रति अनुरक्त मतलब प्रेम भाव रखते हैं और उसको प्राप्त करने की कोशिश में रहते हैं। और जैसा कि जातिगत बातें हैं इसमें प्रसंग उठा है, तो जो वैद्य जी हैं वो जाति के ब्राह्मण हैं, और जो ये गयादीन हैं वो जाति के बनिया हैं। तो ये कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से बेला को प्राप्त किया जाए। वह एक प्रेम पत्र भी लिखते हैं और एक पत्थर में लपेट कर उसको उनके घर में भी रुपन बाबू फेंकते हैं, जो कि वो पत्र पकड़ा जाता है और लोगों को पता चल जाता है, लेकिन रुपन बाबू का नहीं पता चलता कि उन्हीं के माध्यम से वो पत्र फेंका गया है। और फिर कालांतर में जब प्रेम की पीड़ा रुपन बाबू की तरफ पहले थी, जब ये पीड़ा इधर भी जग जाती है, बेला के मन में भी जब जग जाती है, वो भी प्रेम पीड़ित हो जाती है, तो वो भी एक पत्र लिखकर रुपन बाबू के घर में फेंकती है, जो कि रुपन बाबू को न मिलकर रंगनाथ बाबू को, जो कि उनके बुआ के लड़के हैं, मतलब वैद्य जी के भांजे हैं, जो कि आए हुए 6 महीने के लिए आए हुए हैं, जो कि पीएचडी कर रहे हैं, जो कि एमए हिस्ट्री से किया है उन्होंने, एमए इतिहास से किया है, और 6 महीने के लिए आए हुए हैं वैद्य जी के यहाँ, रंगनाथ जी, जो कि उन्हीं के कमरे में रहते हैं। किसके कमरे में रहते हैं? रंगनाथ जी रहते हैं अपने मामा के घर, जो ऊपर का कमरा है जहाँ पर रुपन बाबू रहते हैं, उन्हीं के साथ वे भी रहते हैं, और उन्हीं के साथ एक और व्यक्ति भी, जो कि बद्री पहलवान, जो कि सबसे बड़े लड़के हैं मामा जी के उनके, वो भी उसी कमरे में रहते हैं।
लेकिन जब बेला उस पत्र को फेंकती है तो उस समय रुक्मन बाबू वहाँ नहीं होते और वो पत्र रंगनाथ को मिल जाता है। रंगनाथ रुक्मन बाबू को वो पत्र न देकर उन्होंने क्या किया, वो पत्र बद्री पहलवान को दे दिया। बद्री पहलवान जब इस पत्र को पाते हैं तो उनकी क्योंकि वह भी अविवाहित हैं और वो भी कहीं न कहीं तड़प जाते हैं, क्योंकि बेला एक रूपवती और यौवन से भरपूर लड़की है, तो उसको प्राप्त करने की कोशिश में संलग्न हो जाते हैं और रंगनाथ को कहते हैं कि ठीक है, तुमने पत्र दे दिया, तुम अपना काम करो, और पत्र को दबा लेते हैं और ख़ुद कोशिश में लग जाते हैं बेला को प्राप्त करने की, और बेला को प्राप्त भी कर लेते हैं। कालांतर में उसे शादी के लिए कोशिश भी करते हैं, शादी के लिए। हालांकि घर में सबको, गांव में सबको पता चल जाता है कि बेला और ये जो बद्री पहलवान है, इन लोगों का आपसी मेल जोल है, शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं। साथ में रुक्मन बाबू पर इसका बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि रुक्मन बाबू को जब ये पता चलता है कि पत्र मेरे लिए भेजा गया था और मेरे बड़े भाई ने इसको ले लिया और ऐसा ऐसा कर लिया, तो रुक्मन बाबू कहीं न कहीं बद्री पहलवान के विरुद्ध है। उनकी बद्री पहलवान साथ में अपने पिता के खिलाफ भी उनकी चेतना जन्म लेती है। कथा जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें रोचक चित्र उभर कर आता है। इसके अलावा इस उपन्यास का एक विषय और है, वह विषय है जो छंगामल विद्यालय की बात मैंने की थी। छंगामल विद्यालय जिसके प्रिंसिपल हैं, उसमें तमाम और भी टीचर्स हैं, वहाँ की राजनीति भी कहीं न कहीं इस कथा को आगे बढ़ाती है। प्रिंसिपल साहब एक ऐसे प्रिंसिपल साहब हैं जो कभी कभी गुस्से में अवधि बोलते हैं, बड़ा रोचक कैरेक्टर है उनका, और वे इस विद्यालय में अपने सगे संबंधियों को, कई सारे ऐसे सगे संबंधियों को उन्होंने नियुक्त कराया है। साथ में जो वैद्य जी का एक भतीजा भी है जो कि क्लर्क के रूप में नियुक्त है, वो भी है। इसके अलावा कुछ अच्छे शिक्षक भी हैं जो कि बाहर से किसी तरीके से उनकी शिक्षक के रूप में नियुक्ति हो गई, जिसमें एक मास्टर खन्ना जी हैं और दूसरे मालवीय साहब हैं, मालवीय जी। खन्ना जी जो कि इतिहास पढ़ाते हैं और मालवीय साहब वो भी वहीं के प्रवक्ता हैं, दोनों लोग भी हैं। और इसके अलावा उनके साथ और भी 2-4 लोगों की गोलबंदी है, वो अलग हैं, और प्रिंसिपल और उनके सगे संबंधियों का ग्रुप अलग है, और दोनों में खींचतान रहती है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब वो परिवारवादी हैं और मौका परस्त हैं। साथ में विद्यालय के हित में न कार्य करके वो अपने हित में लगे रहते हैं, और ज़्यादातर विद्यालय में समय न बिता के वो ज़्यादातर उनका समय वैद्य जी के बैठक में बीतता है। तो कहीं न कहीं खन्ना या मालवीय जी उनके विरोधी हो जाते हैं, और उनके विरोध के चलते प्रिंसिपल साहब भी खन्ना और मालवीय के विरोधी हो जाते हैं। और जब भी वह प्रिंसिपल साहब वैद्य जी के, क्योंकि वैद्य जी उस विद्यालय के क्या हैं, मैनेजर हैं, तो जब वो जाते हैं वैद्य जी के दरबार में, जब भी प्रिंसिपल साहब, तो खन्ना मास्टर और ये दूसरा मैंने बताया आपको मालवीय जी, इन लोगों की शिकायत में हमेशा लगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको किसी तरीके से मार पीट कर, चाहे जैसे भी धमका कर, इनको विद्यालय से निकाल दिया जाए। ये तमाम कोशिश लगी रहती है, कोशिश चलता रहता है। इसके अलावा एक मास्टर मोतीराम भी हैं, वो भी कथा के शुरुआत में उनका प्रसंग उठता है, कैसे वो आटा चक्की लगाते हैं और पढ़ाई छोड़कर वो आटा चक्की जो गांव में आटा पीसने का काम चक्की करता है, उसकी देखरेख के लिए चले जाते हैं। वो बड़ा रोचक विषय वो भी है, तो वो भी उसी विद्यालय के मास्टर हैं। तो प्रिंसिपल साहब हो गए, खन्ना मास्टर मोतीराम जी हो गए, और इसके अलावा खन्ना मास्टर हो गए, और साथ में मैंने बताया मालवीय जी। ये तमाम जो चरित्र है, इन तमाम चरित्रों के माध्यम से इस उपन्यास को बढ़ाया गया है। मैं आपको बता दूं कि यह उपन्यास, जिसमें कई ऐसे सूक्तिपरक कथन भी कहे गए हैं जो कि आपको सुनकर बड़ा मज़ेदार लगेगा, कि एक बार जब रंगनाथ बाबू ट्रक पर सवार होकर जब अपने मामा के गांव निकलते हैं, मामा के गांव जाने के लिए शिवपालगंज, क्योंकि ये एमए कर रहे होते हैं, शहर में रह के पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसके बाद पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं, पीएचडी में पढ़ाई शुरू करते हैं। उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब रहने लगती है, तो मामा जी इनको बुला लेते हैं शिवपालगंज। जब वो जाने को होते हैं तो एक ट्रक पर सवार होकर जाते हैं। तो उस ट्रक पर जब सवार होते हैं तो ट्रक, बड़ा लंबी कथा है, तो ट्रक वाला ड्राइवर जब बार बार वो गियर लगाता है, टॉप गियर लगाता है, गियर समझते गियर स्पीड बढ़ाने के लिए, तो टॉप गियर जैसे ही लगाता है तो बार बार उसमें कोई दिक्कत होती है ट्रक में, तो बार बार गियर फिसल कर न्यूट्रल पे आ जाता है। बार बार वो लगाएं टॉप पर, वो बार बार खिसक के वो
आ जाए न्यूट्रल पे। तो वो उस पर व्यंग्य करते हुए हमारे जो रंगनाथ बाबू हैं कहते हैं, ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, अपने देश की अर्थव्यवस्था की तरह है, जो बार बार उसे टॉप पे लगाया जाए और बार बार खिसक के कहाँ आ जाए, न्यूट्रल पे। ऐसे ही और भी एक प्रसंग है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य बाण चलाते हुए इसमें एक कथन है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति, हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार कर जा सकता है, जैसे कोई भी आए और लात मार कर निकल जाए। इसी तरीके से एक और कथन है कि स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है। तीसरा कथन इसी से संबंधित है, चौथा माफ़ करिएगा, चौथा कि यह गरजने वालों का नहीं भुनभुनाने वालों का देश है। हमारा जो हिंदुस्तान है यह गरजने वालों का देश नहीं है, भुनभुनाने वालों का, भुनभुनाना जानते ही हैं, भुनभुनाने वालों का देश है। इसी के साथ एक और प्रसंग, कहीं किसी प्रसंग में एक लाइन और आई है कि पंचायत घर की इमारत न हुई कार्तिक की कुतिया हो गई। पंचायत घर, आप जानते हैं गाँव में पंचायत घर बनाया जाता है, जिस पर जो भी मजबूत गांव का व्यक्ति होगा उसकी निगाह रहती है कि कैसे कब्जा कर लिया जाए उस पंचायत घर पर। उसी तरीके से उसी पर व्यंग्य बाण चलाते हुए लेखक ने लिखा है कि पंचायत घर की इमारत न हुई, पंचायत घर की इमारत न हुई कार्तिक की कुतिया हो गई। जो चाहे वही अधिकार जमाने की कोशिश में संलग्न रहता है। खैर एक और ऐसे ही लाइन है इसी से संबंधित कि, खैर उसको नहीं, मैं अगली लाइन सुनाता हूँ कि होशियार कौवा कूड़े पर ही छूंछ मारता है। ये अंत में, जब उपन्यास के अंत में लास्ट में जाएंगे तो इसका उल्लेख है, खासकर वैद्य जी को केंद्र में रखते हुए जब वो कोऑपरेटिव के चुनाव में संलग्न होते हैं तो उसी से संबंधित एक लाइन आई है कि होशियार कौवा, कौवा काँव काँव करता है जानते ही हैं, तो होशियार कौवा कूड़े पर ही छूंछ मारता है, कूड़े पर। तो यह उपन्यास हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, और वह सामाजिक व्यवस्था जब देश आज़ाद हुआ, हमारी वह सामाजिक व्यवस्था जबकि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारा अंग्रेज़ों के जाने के पश्चात हमारे जो राजनेता हैं वह चाहे निचले स्तर से, ग्रामीण स्तर से लेकर चाहे बड़े स्तर तक जो राजनेता हैं उन्होंने इस सत्ता को किस तरीके से संभाला और किस तरीके से गरीबों को जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो मिली या नहीं मिली, किस रूप में मिली, और आज़ादी का मतलब उनको पता भी है या नहीं पता है, ये तमाम चीज़ों का चित्रण, मतलब पूरी की पूरी जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था के भीतर जो पाई जाने वाली खामियां हैं उन खामियों को उघाड़ उघाड़ कर रेसे दर रेसे करके लेखक ने, श्रीलाल शुक्ल ने, मानो हमारी चेतना को झकझोरने की कोशिश की है कि क्या है ये, क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्या चीज़ें हो रही हैं। बताइए, छंगामल विद्यालय में एक प्रिंसिपल जो है अपने सगे संबंधियों को टीचर शिक्षक बना देता है, और एक रसूखदार व्यक्ति, अपने गांव का रसूखदार व्यक्ति अपने ही चेले को प्रधान बनवा देता है कुचक्र रच के। ये तमाम चीज़ें बताइए। एक और दूसरे जो हैं रामाधीन भीखम खेड़वी कभी अफ़ीम का कलकत्ता में जाकर अफ़ीम का कारोबार करते हैं और आकर बाद में गांव के रईस बन के ठाट जमाने की कोशिश करते हैं और अपने दरवाजे पर जुआ खेलने के लड़कों से जुआ खिलवाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको झकझोरेंगी। ये उपन्यास आपको पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार पढ़िए और आप निश्चित आनंद के साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। मैं फिर दोबारा इस उपन्यास के किसी खास प्रसंग को लेकर आपसे बात करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं जिन पर बात की जा सकती है। मैं ज़रूर आपसे दोबारा मुखातिब होने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए। और जो लॉकडाउन का जो नियम है, दूरी मेंटेन रखिए और बाहर ना निकलिए, हाथ धोइए और गर्म खाना खाइए, फ्रिज की चीज़ें ना खाइए और नहीं खाइए फ्रिज की चीज़ें, और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बाय।